नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अनधिमान वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसकी दो धारणाएं हैं। एक है हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा है स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। इन दोनों धारणाओं को जानने से पहले अपन चर्चा करना चाहेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, क्योंकि इसको जानना बेहद आवश्यक है। प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने से पहले सापेक्ष कीमत, रिलेटिव प्राइस तथा वास्तविक आय, रियल इनकम को भी जानना आवश्यक है। एक दो प्रकार की, एक तो निरपेक्ष कीमत, निरपेक्ष जिसको एब्सोल्यूट प्राइस कहते हैं, और दूसरी है सापेक्ष। निरपेक्ष कीमत का यहाँ तात्पर्य है, जैसे हम एक्स वस्तु की मात्रा पर प्रभाव देखेंगे तो उसी वस्तु की प्राइस यानी एक्स वस्तु की प्राइस में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव किस पर देखेंगे? एक्स वस्तु की क्वांटिटी पर। ठीक इसी प्रकार अगर वाई वस्तु की मात्रा पर प्रभाव देखेंगे तो वो किसका देखेंगे? वाई वस्तु की प्राइस का। यानी वाई वस्तु की प्राइस में कोई भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उसका उसकी क्वांटिटी यानी वाई वस्तु की क्वांटिटी पर प्रभाव देखेंगे। परंतु यहाँ सापेक्ष कीमत, रिलेटिव प्राइस से तात्पर्य है दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, अर्थात पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ पी एक्स है एक्स वस्तु की प्राइस और पी वाई है वाई वस्तु की प्राइस। अगर इन में से किसी भी एक वस्तु की प्राइस में परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित रूप से ये अनुपात में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उसका प्रभाव हम वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी पर देखेंगे। तो यहाँ इस सापेक्ष कीमत को आप समझ गए होंगे। यहाँ कथनों और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसके कारण होता है? सापेक्ष कीमत, रिलेटिव प्राइस के अंतर्गत होता है। वास्तविक आय, रियल इनकम को भी जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ वास्तविक आय का तात्पर्य है W अपॉन P। W है उपभोक्ता की इनकम, P है प्राइस। जैसे उदाहरण के रूप में अपन यहाँ लें कि उपभोक्ता की इनकम 1000 है और प्राइस 10 है, तो यहाँ रियल इनकम होगी 100। अब मान लें कि इस प्राइस में कमी हो जाए और घटकर ये 5 हो जाए, तो ये कितना हो गया? 200। तो ये है वास्तविक आय। और वास्तविक आय पर हमने प्रभाव देखा कि प्राइस में परिवर्तन होने पर भी वास्तविक आय प्रभावित हो जाती है। जैसे 10 से 5 होने पर वास्तविक आय कितनी होगी? रियल इनकम कितनी होगी? 200। इसी प्रकार अगर डब्ल्यू में भी परिवर्तन हो जाएगा तो ये रियल इनकम क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन हम यहाँ इसको किसके आधार पर देखेंगे? प्राइस के आधार पर देखेंगे। चलते हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु के अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव है वो वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिलेटिव प्राइस में जो परिवर्तन होता है जिसके कारण वस्तु की जो मांग मात्रा है उसकी उपभोग मात्रा है अर्थात क्वांटिटी पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। परंतु यहाँ उपभोक्ता की वास्तविक आय, रियल इनकम को स्थिर रखकर, कांस्टेंट रखकर इसको प्राप्त किया जाता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण लिया कि जैसा कि ये इनकम 1000 है, प्राइस 10 है, तो ये जो रियल इनकम है वो 100 है। लेकिन इस प्राइस में अगर परिवर्तन हो गया, 5 हो गया, तो ये रियल इनकम कितनी हो गई? 200 हो गई। अर्थात यहाँ रियल इनकम में इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसको हम उसी स्तर पर ले जाने के लिए यहाँ हम वास्तविक आय को क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। तो इसका मतलब उसी स्तर पर ले जाने के लिए यहाँ आय में 100 की क्या कर देंगे? कमी कर देंगे, पुनः उसी स्तर पर आ जाएगा। तो यहाँ आप ये भी महत्वपूर्ण है, कथन और निष्कर्ष में यहाँ प्रश्न बन सकता है कि वास्तविक आय, रियल इनकम को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। इसको डायग्राम के अंतर्गत भी समझेंगे दोस्तों। चलते हैं दूसरे बिंदु पर। इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत यानी प्राइस में परिवर्तन होने से, चेंजिंग होने से उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा कि 1000 अपॉन यहाँ 10 है और 1000 ये कीमत 5 हो गई, तो रियल इनकम कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। तो ये परिवर्तन हुआ, उसको वापस हमने यहाँ देखा कि उसको क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे? उपभोक्ता, कंज्यूमर की जो मौद्रिक आय है, इनकम है, उसमें या तो कमी करेंगे या वृद्धि कर देंगे। तो पुनः जैसे अभी जो रियल इनकम है वो 100 से कितनी हो गई? 200 हो गई। अब 100 वाले स्तर पर वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे? उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है, इनकम में कितनी की कमी करेंगे? 100 की कमी करेंगे। तो ये वापस वहीं इस स्तर पर आ जाएगा। और ये ऐसा
क्यों करते हैं? क्योंकि उपभोक्ता की वास्तविक आय को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। क्यों रखना है उसकी अभी डायग्राम के अंतर्गत अपन बात करेंगे। दो धारणाओं के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे, एक है हिग्स और दूसरी है स्लट्स की। चलते हैं, पहले अपन बात करेंगे हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव पर। ठीक है, तो हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को जानते हैं और डायग्राम के अंतर्गत भी समझते हैं, लेकिन एक छोटा सा सरल सा एक डायग्राम मैं बनाता हूं और उसके आधार पर एक छोटा सा प्रतिस्थापन प्रभाव आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये ए बी ये है प्रारंभिक बजट लाइन और ये आई सी है प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ ई बिंदु पर साम्य पर है और किसी कारण से इन दोनों वस्तुओं की कीमत या फिर किसी एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन के कारण ये किस प्रकार से बजट लाइन आई उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि ये प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है। तो यहाँ ई बिंदु पर साम्य पर था और अब ये एफ बिंदु पर आ जाता है नई बजट लाइन के कारण। तो इस प्रकार ये ई से एफ पर उपभोक्ता गया है, वही क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव है। जानते हैं किस प्रकार से ये ई से एफ पर आया है, उसके अभी इस डायग्राम के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। चलते हैं इन बिंदुओं पर। पहला बिंदु है इसके अंतर्गत हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वास्तविक आय, बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रियल इनकम से अभिप्राय उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर, लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन से है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट आउट कर लेना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, दूसरा है इसका बिंदु, अभी इसको डायग्राम के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव उसी अनादिमान वक्र, उसी इंडिफरेंस कर्व के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है उपभोक्ता। ठीक है, मुद्रा आय इनकम की वह मात्रा जिससे घटाने पर, क्योंकि हमने अभी देखा प्राइस में कमी होने पर क्या होगा? रियल इनकम में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? रियल इनकम में वृद्धि हो गई प्राइस में कमी होने के कारण, तो बजट लाइन बदल जाएगी। तो निश्चित रूप से उपभोक्ता उस इंडिफरेंस कर्व को छोड़कर दूसरे पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे? उसकी आय में क्या करेंगे? कमी करेंगे और वापस वो उसी संतुष्टि सेटिस्फिकेशन लेवल पर आ जाता है। आय में इस प्रकार का जो कमी की जा रही है उसको कहेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्षतिपूरक परिवर्तन, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यानी उसी आय को उस रियल इनकम के स्तर पर लाने के लिए उसकी आय में जो कमी की जाती है उसे क्या कहेंगे? क्षतिपूरक परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ इसका संतुष्टि स्तर है उसको कहा गया है लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी उसी पर बात की गई है, ये वास्तविक आय है। तो ये आप दोनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अभी डायग्राम के अंतर्गत अपन समझेंगे, बड़ा सरल सा और आसान सा है। चलते हैं तीसरे बिंदु पर। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक? उसको भी जानते हैं। कारण कि कीमतों में परिवर्तन के कारण इसकी जो उपभोग मात्रा है, क्वांटिटी है, उस पर अपोजिट विलोम प्रभाव पड़ता है। यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से इसकी जो उपभोग मात्रा क्वांटिटी में क्या होगी? कमी होगी, या कीमतों में कमी होने पर इसकी क्वांटिटी में वृद्धि होगी, अर्थात अपोजिट विलोम संबंध है। इसलिए ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जिसका अभिप्राय है वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग मात्रा परस्पर विपरीत अपोजिट दिशा में बदलती है। और अगला बिंदु है प्रतिस्थापन प्रभाव के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता समान अनादिमान वक्र पर ही रहता है, परंतु अनादिमान वक्र के दूसरे बिंदु पर चला जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्या उसी बिंदु पर रहता है? जी नहीं, दूसरे बिंदु पर चला जाता है। और कौन से इंडिफरेंस कर्व पर? उसी इंडिफरेंस कर्व के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बारीकी है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। परंतु अनादिमान वक्र के दूसरे बिंदु पर चला जाता है। अनादिमान वक्र जितना ही कम उत्तल कॉन्वेक्स होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव उतना ही अधिक होगा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सा आपको इसको बताना चाहूँगा। वैसे तो आगे अपन इन दोनों वस्तुओं की बात करेंगे, प्रतिस्थापन वस्तु और कौन सी वस्तु? पूरक वस्तु। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्वेक्स, और ये जितना कम कॉन्वेक्स होगा उतना ही प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि
हमने देखा कि अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है, प्रतिस्थापक होती है, तो इंडिफरेंस कर्व है बिल्कुल सीधी सरल रेखा का होगा। बिल्कुल एक दूसरे, प्रतिस्थापक का मतलब एक को के स्थान पर दूसरे को बदल दिया जा सके, और पूर्ण हो, परफेक्ट हो, तो एक के स्थान पर दूसरे को बदल लिया जा सकता है। अगर यहाँ कोई भी वस्तु जैसे x और y लें, दोनों एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उनका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप का होगा। और यहाँ क्या होगा कि इसमें थोड़ी सी भी कीमत में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वो x के स्थान पर किसका प्रयोग करेगा, y का। क्यों? क्योंकि ये दोनों की एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, इनको एक स्थान दूसरे के जगह पर बिल्कुल काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ इसका जो प्रतिस्थापन प्रभाव, अगर यहाँ इसको स्थान पर यहाँ से यहाँ चला जाएगा या इस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पर चला जाएगा, यानी इनका प्रतिस्थापन बहुत बड़ा होगा। और जैसे जैसे अगर अपन पूरक की बात करें तो वो एल आकार का होता है और वो किसी पॉइंट पर होता है। तो कहने का मतलब कि जितना कम उत्तल कॉन्वेक्स होगा प्रतिस्थापन प्रभाव उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये आप जान लीजिए। कॉन्वेक्स कम कब होता जाएगा, जितनी वस्तु प्रतिस्थापन, जितनी वो अधिक प्रतिस्थापन होगी उतना ही वो उत्तल नहीं होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, उतना वो सरल रेखा के रूप में होता जाएगा और उतना ही बड़ा प्रतिस्थापन प्रभाव होता जाएगा। इन बिंदुओं को जानिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और मैं अब आपको डायग्राम पर ले जाता हूँ और यहाँ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों साथ साथ मैं इधर अलग से ये बनाता हूँ, आप इसको देखते जाइए। यहाँ x वस्तु ली है और यहाँ y वस्तु ली है, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं और साथ साथ आप अपने कॉपी पेन पे बनाते भी जाइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये PL प्रारंभिक बजट लाइन है, ठीक है। आपको इसके अंतर्गत दिखाई दे रही होगी ये PL, और यहाँ ये इंडिफरेंस कर्व है Q बिंदु पर, यहाँ साम्य की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। और यहाँ ये OM और ON मात्रा का प्रयोग कर रहा है, ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। अगर यहाँ x वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से हमने जब बजट लाइन के मूव को, परिवर्तन को देखा था, तो यहाँ ऐसी स्थिति में ये बजट लाइन है वो PL से इस प्रकार PL प्राइम स्थिति में आ जाता है। मैं इसी डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये कब, कौन सी स्थिति में, जब x वस्तु की प्राइस में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करेगी। ये P बिंदु है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ Q बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि नई बजट लाइन कौन सी हो गई, PL प्राइम हो गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऊपर कोई एक इंडिफरेंस कर्व होगा, वहाँ उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा, ठीक है। इसको हमने प्राइस इफेक्ट के अंतर्गत भी देखा था, परंतु हमें यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त करना है। और प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए अभी हमने बात की कि जैसे ही यहाँ प्राइस में क्या हुई, कमी हुई, कौन सी वस्तु की, एक्स वस्तु की प्राइस में कमी हुई। और ये जो बजट लाइन पहले वाली बनाई गई है PL, और कैसे बनाई जाती है उसकी भी हमने चर्चा की थी कि उपभोक्ता की इनकम और दोनों वस्तुओं की प्राइस दी हुई होने पर इस बजट लाइन का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ मान लें कि उपभोक्ता की आय 1000 थी, अब प्राइस में कमी हुई, मान लें कि 10 से 5 हो गई, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की जो रियल इनकम है उसमें क्या हो गई, इस बजट लाइन के अंतर्गत वृद्धि हो गई। अब हमने क्या किया था कि प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अभी हमने एक बिंदु पढ़ा है जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसके जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, उसको क्या रखना चाहिए था, स्थिर रखना चाहिए था। और वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो वृद्धि हुई है उसको कम करने के लिए हम मौद्रिक आय में, उपभोक्ता की इनकम में क्या करेंगे, कमी करेंगे, जिससे वो पुनः उसी लेवल पर आ जाएगा। पुनः चलते हैं इस डायग्राम पर। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसकी जो रियल इनकम है उसमें कमी करने के लिए इसकी मौद्रिक आय में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, और इतनी कमी करेंगे कि वह पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए। तो इसके समानांतर हमने यहाँ ये AB एक बजट लाइन खींची है, बिल्कुल उसकी आय में कमी। और क्यों की है ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो यहाँ अब
ये जो नई बजट लाइन है ए बी, वो इस इंडिफरेंस कर्व को इस टी बिंदु पर स्पर्श करता है। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि उपभोक्ता इस Q से T बिंदु पर जो गमन कर रहा है, जो गति कर रहा है, वो क्या है, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। और यहाँ अभी हमने बात की, अगर यहाँ देखेंगे जैसे इसकी आय में कमी की गई तो वाई वस्तु की जो मात्रा में इस पी ए के समान और इसकी में एल प्राइम बी के समान क्या हुई है, कमी हुई है। क्योंकि उपभोक्ता की हमने मौद्रिक आय में क्या की है, कमी की है। और क्यों की है, वास्तविक आय रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए, इसको कांस्टेंट रख के ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमने बात की कि यहाँ ये जो कमी की गई है, इसी को हमने क्या किया कहा था, क्षतिपूरक परिवर्तन। इन बिंदुओं की अपन बात की थी इसके अंतर्गत। तो हमने यहाँ देखा कि इसको क्या कहा गया है, क्षतिपूरक परिवर्तन है। ये रहा, यहाँ से प्रश्न बनता है ये वाला, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, ठीक है। और वास्तविक आय रियल इनकम से यहाँ अभिप्राय है उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर, लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी उतनी ही वास्तविक आय में कमी की जाए तो उसी लेवल पर आ जाए, उसी संतुष्टि के लेवल पर आ जाए। तो यहाँ इस डायग्राम पर चलते हैं तो हम यहाँ देखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्या उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व बदलता है, नहीं बदलता। क्या उपभोक्ता उसी बिंदु पर रहता है, जी नहीं, एक बिंदु को छोड़कर दूसरे बिंदु पर चला जाता है। और यहाँ वो अक्ष वस्तु की कितनी ओ एम प्राइम का प्रयोग करता है और इसकी ओ एन प्राइम का प्रयोग करता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल भी देखिए कि यहाँ ये अक्ष वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। इसके कारण ही ये जो बजट लाइन है पी एल से पी एल प्राइम गई है। निश्चित रूप से वाई की अपेक्षा यहाँ अक्ष वस्तु की प्राइस में कमी हुई है, तो यहाँ वो अक्ष की क्वांटिटी में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ये टी पॉइंट इधर नहीं आएगा, बनाते समय ध्यान में रखना। थोड़ा लॉजिकल भी सोचिए आप कि क्योंकि यहाँ वाई वस्तु की कीमत तो कांस्टेंट रही है और अक्ष वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। तो उपभोक्ता निश्चित रूप से जो सस्ती वस्तु है उसका अधिक प्रयोग करेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। दूसरा डायग्राम है इसका पी एक्स में वृद्धि की स्थिति में, बड़ा आसान सा है और देखिए ये। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि ये क्यों से टी बिंदु पर गया है, यही क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, या हम कहेंगे एम एम प्राइम है, वो प्रतिस्थापन प्रभाव है। और अब यहाँ देखें कि पहले ये ओ एम मात्रा का प्रयोग कर रहा था और अब मात्रा में, क्वांटिटी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए कीमत में क्या हुई, कमी हुई, क्वांटिटी में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे इस डायग्राम पर। यहाँ मैंने वृद्धि का लिया है, देखिए इसको, बड़ा सरल सा काम है। तो यहाँ ये आप साथ साथ बनाते जाइए। ये आर एस प्रारंभिक बजट लाइन है और इस ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में कंज्यूमर है। यहाँ वो अक्ष वस्तु की ओ एक्स वन और वाई वस्तु की ओ वाई वन मात्रा का प्रयोग कर रहा है। साथ साथ आप बना भी सकते हो। अक्ष वस्तु की प्राइस में वृद्धि होने पर निश्चित रूप से ये मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से मूव करेगी, ये आर एस वन। और जैसा कि हमने देखा कि जो इनकम और प्राइस जैसे 10 है, अब ये जो रियल इनकम है वो 100 है। अगर मैं इस प्राइस को 10 से 20 कर दूं तो रियल इनकम में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये आर एस वन नई बजट लाइन है और इस पर कहीं भी एक बिंदु पर कोई इंडिफरेंस कर्व होगा, वहाँ उपभोक्ता साम्य पे होगा, ठीक है। अब इसके प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए यहाँ उपभोक्ता की जो रियल इनकम है उसमें हुई कमी को वापस उसी स्तर पर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी मौद्रिक आय में क्या करें, वृद्धि करें। और वृद्धि करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम रियल इनकम है उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं। और हिग्स के अनुसार यहाँ रियल इनकम का तात्पर्य है उसी सेटिस्फिकेशन पॉइंट पर, उसी सेटिस्फिकेशन लेवल पर, पॉइंट पर नहीं लेवल पर, यानी इसी इंडिफरेंस कर्व पर जाना।
और उतनी हम आय में वृद्धि करेंगे कि उपभोक्ता पुनः उसी ही इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इसकी आय में वृद्धि करेंगे तो ये जो RS1 बजट लाइन है वो समानांतर ऊपर की तरफ मूव करेगी और R प्राइम S प्राइम स्थिति में आ गई और ये E1 बिंदु पर इक्विलिब्रियम की स्थिति में। इस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे हैं कि E से E1 की गति, यही क्या है, यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव है, या फिर यहाँ x1 x2 जो कमी हुई है वो क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो बड़ा सरल सा काम है, इसको एक बार आप डायग्राम को बनाओगे बड़ा ही आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ हम देखें, यहाँ भी देखो अभी प्राइस में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसलिए इस तरफ मूव किया है। प्राइस में वृद्धि होने के कारण यहाँ अक्स वस्तु की क्वांटिटी में क्या हुई है, कमी हुई है, यानी प्राइस में वृद्धि हुई है और क्वांटिटी में क्या हुई है, कमी हुई है। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज नेगेटिव दिशा की बात कर रहे हैं हम, है ना। मात्रात्मक रूप से अलग बात है। यहाँ भी हम देखें तो डायरेक्शन में यहाँ आप देख रहे हो कि ये Q से T बिंदु पर गया है। क्वांटिटी के आधार पर देखें तो प्रतिस्थापन प्रभाव में यह मात्रात्मक रूप से तो धनात्मक है, वृद्धि हुई है, थोड़ा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यह मात्रा रूप में देखें तो पॉजिटिव हुआ है, धनात्मक हुआ है, वृद्धि हुई है। लेकिन डायरेक्शन की बात करें कि कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मात्रा में, क्वांटिटी में वृद्धि हुई है। अर्थात इन दोनों के आपस में संबंध को देखें तो वो रिलेशन कैसा है, इनका नेगेटिव है। इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव को हमेशा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, फिर ये आपको समझ में आ गया होगा। इन बिंदुओं को भी आप दोबारा देखना, ये बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वास्तविक आय का मतलब क्या है, उपभोक्ता उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहता है लेकिन एक बिंदु को छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। अब चलते हैं स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव पर। बड़ा सरल सा काम है। यहाँ स्लट्सकी का धारणा थोड़ी हिग्स के से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसको हम गणितीय आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए इसको स्लट्सकी का, इसने वास्तविक आय को, रियल इनकम को उपभोक्ता की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर से लिया है, और ऊपर हमने देखा है उसने संतुष्टि इस तरफ से लिया है हिग्स ने। थोड़ा अंतर है, अंतर के आधार पर भी यहाँ प्रश्न बन सकता है। क्रय शक्ति में परिवर्तन का मतलब है वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय मात्रा का गुणा करके, मल्टीपल करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो मान लें कि अक्स वस्तु की कीमत पहले 10 थी और वो कितनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है, 100 का। ठीक है, अब कीमत बढ़कर ये मान लें घटकर मान लें 5 हो गई और पहले कितना कर रहा था, 100 का। ठीक है, अब यहाँ इनको जो क्रय शक्ति है उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इंटू कर दें, 10 इंटू 100 और 5 इंटू 100, यानी इन दोनों का अंतर, यानी 10 इंटू 100 माइनस 5 इंटू 100, अर्थात इन दोनों का अंतर ही क्या है, क्रय शक्ति। या फिर इसको अपन ये देखें कि इन दोनों को अपन अंतर देख लें, इनका अंतर कितना हुआ प्राइस का, 5 का, और इस 5 को भी इससे गुणा कर दें 100 से। अर्थात यहाँ अपन देखें पहली वाली कीमत को उस मात्रा से गुणा कर दें, दूसरी कीमत को उसकी मात्रा से गुणा कर दें, और इनका अंतर इन दोनों के परिवर्तन को। अर्थात यहाँ आप समझने का प्रयास करना कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा, यानी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन है तथा पूर्व कीमत पर वस्तु की जो मात्रा खरीदी जा रही है, यानी कितने का परिवर्तन हुआ कीमत में, जैसे 5 का परिवर्तन, और कितनी मात्रा पहले खरीदी जा रही थी, 100। ठीक है, तो यही क्या है, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से, यानी पहले वाली कीमत को मात्रा से गुणा कर दें और दूसरे वाली कीमत को भी उसी मात्रा से गुणा कर दें और उनका अंतर भी यही होगा। इसको हम क्या कहेंगे, लागत अंतर कहेंगे। क्या, किसके द्वारा, ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कॉस्ट डिफरेंस, लागत अंतर के आधार पर स्लट्सकी ने इसको प्राप्त किया है। वास्तविक आय का तो मतलब है यहाँ परचेजिंग पावर से, और इसने प्राप्त किससे किया है, लागत अंतर। और लागत अंतर हमने इस दोनों आधारों पर निकाल सकते हैं, अभी मैंने दोनों बताए हैं। यहाँ हम देखें, इस प्रकार स्लट्सकी के जो प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन है, लागत अंतर कॉस्ट डिफरेंस के बराबर किया जाता है, न कि क्षतिपूरक परिवर्तन। तो कंपेंसेटिंग वेरिएशन ये किया जाता है हिग्स के अंतर्गत। तो ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ मैं इसको आपको डायग्रामेटिक समझा देता हूँ, बड़ा सरल सा और आसान सा काम है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि
ये पी एल प्रारंभिक बजट लाइन है, आप साथ साथ बना लीजिए। और ये IC1 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है। दोनों एक दूसरे को कहाँ क्यू पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं, अक्ष वस्तु की OM मात्रा और इसकी ON मात्रा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम देखें कि अक्ष वस्तु की प्राइस में क्या हुई, कमी हुई, तो निश्चित रूप से ये बजट लाइन है वो किस स्थिति में चलेगी, इस स्थिति में चलेगी, PL प्राइम की स्थिति, और उपभोक्ता कहीं ऊपर इंडिफरेंस कर्व में साम्य की स्थिति में होगा। अब यहाँ हम देखें कि उपभोक्ता की जो प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हमने क्या किया, रियल इनकम को कांस्टेंट रखते हैं। और रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ स्लट्सकी के अंतर लागत अंतर के आधार पर, उसको लागत अंतर के आधार पर हम पुनः उसी ही बिंदु पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कितनी प्राइस में परिवर्तन हुआ उसको प्रारंभिक जो पॉइंट है, प्रारंभिक जो मात्रा है उससे गुणा करके, अर्थात यहाँ स्लट्सकी के अनुसार उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर पहले साम्य पर था वहीं ले जाने का प्रयास किया जाता है। जबकि हमने हिग्स पर देखा कि उसी संतुष्टि लेवल पर, उसी इंडिफरेंस कर्व पर ले जाया जाता है। मोटा अंतर यही है, ये है। और इसके अंतर्गत उसी पॉइंट पर जिस पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में था क्यों पर, क्योंकि इसी को हमने क्या कहा था, लागत अंतर। लागत अंतर कैसे निकाला था, डेल्टा P इंटू क्यू, यानी कीमत में जितने का परिवर्तन हुआ और पहली कितनी मात्रा है उतना। अब इतनी उपभोक्ता की आय में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, जिसको हम कहेंगे लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस। और ये लागत अंतर कितना है, ये PG, या इधर हम देखें HL प्राइम, यानी इतनी आय में कमी करेंगे तो ये बजट लाइन नीचे चली जाएगी। और यहाँ ये डॉट डॉट इस Q बिंदु से होती हुई हमें ये बजट लाइन खींचनी है। ठीक है, और ये लागत अंतर पर। परंतु यहाँ उपभोक्ता Q बिंदु पर अब साम्य की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नई बजट लाइन जो GH है वो और ये IC1 है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। हमने उपभोक्ता के साम्य और संतुलन की बात की थी, वहां हमने देखा कि उपभोक्ता का साम्य वहां स्थापित होगा जहां ये एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे। इसलिए यहां हम क्या करेंगे कि उपभोक्ता स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए एक नया इंडिफरेंस कर्व खींचेंगे IC2 और उसके S बिंदु पर यहाँ साम्य स्थापित करेंगे। बड़ी मोटी बात है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, हिग्स का प्रतिस्थापन उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहता है और इसमें इंडिफरेंस कर्व बदल जाता है, अर्थात संतुष्टि का लेवल बदल जाता है, यानी Q से S को गति, ये है स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ लागत अंतर के आधार पर उसी पॉइंट पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये जो बजट लाइन है वो प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श न कर कर क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है। इसलिए हिग्स स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए एक नया इंडिफरेंस कर्व खींचा जाता है और उसके यहाँ हम देख रहे हैं S पॉइंट पर यहाँ हमने संतुलन इक्विलिब्रियम लिया है और इस प्रकार Q से S को गति, ये स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार आप इसको बनाना और कमेंट बॉक्स पर आपको जवाब देना है कि आपने ये बिल्कुल सही रूप से बना लिया होगा। आगे चलते हैं अपन इन दोनों के अंतर, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कथन और निष्कर्ष के आधार पर हिग्स तथा स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करते हैं। और सबसे पहले अपन चलते हैं इस डायग्राम पर। देखिए डायग्राम को दोस्तों, बड़ी ही सरल सा डायग्राम है और चलते हैं इस पर। ये देखिए, ये प्रारंभिक बजट लाइन है, दिख रही होगी आपको, PQ ये प्रारंभिक बजट लाइन है और इस E पॉइंट पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति का बता रहा हूँ मैं, और उपभोक्ता इस अक्ष वस्तु की OX मात्रा का प्रयोग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, PQ प्रारंभिक बजट लाइन है, खींच ली होगी आपने। और ये IC0 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है जो कि एक दूसरे को E बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। साथ साथ आप बना लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण ये जो बजट लाइन है वो PQ1 स्थिति में आ गई। ठीक है, और उपभोक्ता कहीं ऊंचा इंडिफरेंस कर्व यहाँ मैंने IC2 लिया है, यहाँ E1 बिंदु पर साम्य। आगे आने वाले वीडियो में हम दोनों का विभाजन करेंगे, प्राइस इफेक्ट को हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त करेंगे, वो आगे आने वाले वीडियो पर देखेंगे।
चलते हैं, पहले हम हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को देखेंगे। और हिग्स ने क्या किया कि उसी सेटिस्फिकेशन लेवल, उसी संतुष्ट स्तर पर, उसी इंडिफरेंस कर्व के लाने के लिए यहाँ उसकी आय में इतनी कमी की जाए, और वो भी क्षतिपूरक, आपने अभी देखा होगा। तो इसलिए ये बजट लाइन कौन सी स्थिति में आ गई, ए बी स्थिति में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एच बिंदु पर यहाँ उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है, और यहाँ ये x1 मात्रा का, OX1 मात्रा का, या इसको OXH भी दे सकते हो, का प्रयोग करता है। इस प्रकार इस E से H को जो उपभोक्ता गया है उसी इंडिफरेंस कर्व पर, उसको हम क्या कहेंगे, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। या फिर यहाँ क्वांटिटी के रूप में देखें, XXH जो मात्रा है वो क्या है, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। सड़स्की के लिए हमने क्या किया कि उसको लागत अंतर के आधार पर, और लागत अंतर हमने कैसे निकाला कि कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक मात्रा, इसलिए उसी पॉइंट पर लाने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ इसको देखें तो हम देख पा रहे हैं ये नई बजट लाइन A1 B1 किसके लिए, सड़स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बजट लाइन है वो प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श न करके क्या कर रही है, काट रही है। यहाँ देख रहे हो आप इस प्रकार। इसलिए इसके सामने, इसके प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए हम नए इंडिफरेंस कर्व का निर्माण करेंगे, और वो है IC1। और यहाँ S बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में, इस प्रकार E से S को जो मूव हुआ है, गति हुई है, चला गया है उपभोक्ता कंज्यूमर, उसको कहेंगे सड़स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। और इधर देखें XS, ये है सड़स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। अब इन यहाँ से अंतर के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। मैं यहाँ एक बार ये ऊपर वाला ये और दिखा देता हूँ आपको, ये और देख लेना आप। ठीक है, ये है कीमत में वृद्धि का, तो इसको आप, ये प्रारंभिक बजट लाइन है, यहाँ सामने है, और कीमत में वृद्धि होने पर इस स्थिति में आया है। ठीक है, और हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए उसी इंडिफरेंस कर्व पर जाने के लिए ये बजट लाइन खींचिए, आप साथ साथ बना लेना। और इस क्यू पॉइंट पर सामने पर है, ये हो गया हिग्स का P से Q पर। ठीक है, सड़स्की के लिए क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर जाने के लिए, यानी इस P पॉइंट पर जाने के लिए, क्योंकि लागत अंतर के आधार पर, तो यहाँ से एक बजट लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो कि इस पुराने वाले IC1 इंडिफरेंस कर्वों को काट रहा है, इसलिए यहाँ तो सामने नहीं होगा, तो नया इंडिफरेंस कर्व खींच रहे हैं IC2, और Q1 बिंदु पर साम्य की स्थिति में। थोड़ा सा अंतर देखिए यहाँ कि हिग्स का तो E से H को गति है, यानी XH है, और सड़स्की का है यहाँ E से S, यानी XS। तो इसका मतलब यहाँ सड़स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव बड़ा है किससे, हिग्स का। कब, वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति में। थोड़ा सा आप अंतर देखिए, यहाँ ये तो इतना ही है हिग्स का, तो इतना, और सड़स्की का है ये इतना वाला। तो इसका मतलब सड़स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव बड़ा है कब, कीमत में कमी की स्थिति। परंतु यहाँ देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक तो किसका है, हिग्स का है, और सड़स्की का कितना है, इतना। तो यहाँ कीमत में वृद्धि की स्थिति में क्या है कि सड़स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव छोटा है, किसकी अपेक्षा, हिग्स की अपेक्षा। तो ये थोड़ा सा अंतर देख लेना, दोनों में उल्टा हो गया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस प्रकार ध्यान में रख लो, बड़ा सरल सा तरीका है। ये ऐसे लिखो HS। ठीक है, यानी यहाँ क्या आएगा, पहले हिग्स का, फिर क्या लिखोगे, सड़स्की का, और इसको भी ऐसे लिख दो HS, क्रम वही रखो। तो यहाँ हिग्स का और यहाँ सड़स्की का, बड़ा आसान सा काम है, बड़ा इसको इसके आधार पर आप देख लो, दोनों का ये क्रम ऐसा कैसे रखो, HS। ठीक है, तो यहाँ आप पता चल जाएगा इस पर। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब इसका देखो आप, एक तो अब दोनों में अंतर क्या है कि हिग्स में तो उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें इंडिफरेंस कर्व बदल जाता है, प्रश्न बन सकता है, लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन भी बदल जाएगा, क्योंकि ये ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है। ऊंचे कौन सा, सड़स्की का है ना, पर यहाँ इंडिफरेंस कर्व ऊंचा हो जाता है, इसका उसी इंडिफरेंस कर्व पर नहीं रहता है। और इधर देखें, इसकी यहाँ हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए इसकी आय में ज़्यादा कमी की जाती है, जबकि सड़स्की वाले में नहीं की जाती है, थोड़ी कम है ना, क्योंकि ये जो A1 B1 है बजट लाइन है वो AB से थोड़ी ऊपर है। इसका मतलब हिग्स के जो प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए उपभोक्ता की इनकम में ज़्यादा कमी की जाती है। तो ये मोटे मोटे इसके अंतर है इन बिंदुओं के अंतर्गत। और देखें, हिग्स की उपभोक्ता की आय में जो क्षतिपूर्वक आय में तुल्य परिवर्तन द्वारा, जबकि सड़स्की ने किसके, लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस, अभी बात की है। हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव
और स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ किसका बड़ा है, स्लट्सकी का है। अभी हमने देखा ये हिग्स का इतना है और स्लट्सकी का इतना है, यानी स्लट्सकी का ज़्यादा है, लेकिन कीमत वृद्धि की स्थिति में किसका बड़ा है, हिग्स का है। थोड़ा ये अंतर आप ध्यान में दे लेना इसको। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में संतुष्टि स्तर में स्थिर रहता है, यानी उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहता है, परंतु स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में संतुष्टि में वृद्धि होती है, अर्थात उपभोक्ता उस इंडिफरेंस कर्व को छोड़कर दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है, ऊपर वाले पर चला जाता है, यानी संतुष्टि लेवल में, सेटिस्फिकेशन लेवल में वृद्धि होती है, जिसको अति क्षतिपूर्ति कहते हैं और कंपेंसेटिंग कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना। कौन करता है ओवर कंपेंसेटिंग, ये करता है स्लट्सकी। आगे बिंदु देखिए, स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव में आय है वो हिग्स से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। जो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो बड़ा होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव की आय है वो बड़ी होगी किसके, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से। किसकी, स्लट्सकी की। यहाँ देखिए आप कि ये A1 B1 तो किसकी है, स्लट्सकी की, और ये AB किसकी है, ये हिग्स की है। बड़ी कौन सी है, ऊपर कौन सी स्थित है, A1 B1। इसका मतलब स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव की जो आय है वो ग्रेटर देन है किससे, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव। समझ में आ गया होगा आपको। या फिर इस प्रकार पूछा जाता है, हिग्स में मौद्रिक आय में जो कमी की जा रही है, मौद्रिक आय में हम देख रहे हैं कि AB है, और स्लट्सकी मौद्रिक आय में कमी के लिए ये A1 B1 है। किस में ज़्यादा कमी की जा रही है, हिग्स में, यानी हिग्स वाले में कमी है वो ग्रेटर देन होगी किससे, स्लट। दोनों में उल्टा है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम इनको विभाजन करेंगे, इसको हम आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट और प्रतिस्थापन प्रभाव में इस प्राइस इफेक्ट को बांटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सुझाव है कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें, कि जिससे हमें और अधिक ऊर्जा मिले और हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में आपके व्यू मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।